3.5% ब्राह्मणों की संख्या है और देश में इनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है। या तो इनकी देश पर सरकार है और अलग अलग राज्यों में इन्हीं लोगों की सरकारें हैं, और कोई मुख्यमंत्री अगर बैकवर्ड है या तो वो कांग्रेस के सपोर्ट से है या तो बीजेपी के सपोर्ट से है। इसका मतलब ये है कि सारे देश पर यही लोग काबिज है जिन लोगों ने इन लोगों को भूखमरी के कगार पर या अर्ध भूखमरी के कगार पर पहुंचाया हुआ है। मैं इसलिए ये डाटा, ये प्लानिंग कमीशन का डाटा, ये भारत सरकार का डाटा है, ये मेरा जाति डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। और अगर इन लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया गया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब चुनाव आता है तो इन लोगों के वोटों को खरीदा जाता है, और वोटों को खरीदने के लिए इन लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया गया है। कोई आदमी वोट बेचना नहीं चाहता है, मगर इन लोगों को वोट बेचने के लायक बनाया गया ताकि ये लोग वोट बेचने लायक हो तो खरीदार इनके वोट खरीद सके। और जो अल्पसंख्य ब्राह्मण हैं जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, अगर 3.5% ब्राह्मण हैं तो गांव में वो सरपंच तो बहुत दूर की बात है, वो ग्राम पंचायत का सदस्य संख्या के आधार पर चुन नहीं सकता। वो जो चुन नहीं सकता ग्राम पंचायत का सदस्य, जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुन सकता, वो ग्राम पंचायत का सरपंच क्या बना लेगा? जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकता वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना होगा। कल तक भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए लोगों के वोटों को खरीदकर ये लोग अपनी सरकार बनाते थे। आज ईवीएम में घोटाला करके अपनी सरकार बना रहे हैं। शायद भारत में मैं पहला आदमी हूं जिसके पास ईवीएम के घोटाले के दस्तावेजी सबूत है। किसी के पास दस्तावेजी सबूत नहीं है, मेरे पास है, और मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने केस दायर किया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया कि अकेले ईवीएम के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट कहता है। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया था, मगर 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई। हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पूछा क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने कहा लगाई। हमने पूछा कितनी जगह लगाई, तो कहा नागालैंड और मिजोरम में लगाई। और कितनी जगह लगाई, तो उन्होंने हमें डाटा लिख कर दिया और कहा जो डाटा लिख कर दिया उसका परसेंटेज था 0.33। ये 0.33 का आंकड़ा आधा % भी नहीं होता है। ये डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। और इस तरह से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट पड़े। हमने चुनाव आयोग के इतने फैसले, इतने पहले के जो भी दस्तावेजी प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डाटा है, उसको छानबीन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि 31% वोटों पर आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, 272 सीटें नहीं मिली। मगर 2014 को भारतीय जनता पार्टी को 272 तो छोड़ो, 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। मगर 31% वोटों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2014 के पहले सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें नहीं मिली, तो 31% वोटों पर 2014 में 283 सीटें कैसे मिली? बहुत बड़े पैमाने पर आशंका की बात है। दूसरी एक अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुसलमानों को खासतौर पर यह जानना बहुत जरूरी है। मेरी यह मान्यता है कि आज तक केंद्र में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी। पहली बार मुसलमानों ने 77 में जब कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कांग्रेस की सरकार गिर गई।
और 77 में जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कोई काल्पनिक बातें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं मेरे पास जो दस्तावेजी सबूत है उसके आधार पर बता रहा हूं, जो एविडेंस है हिस्टोरिकल। 77 में मुसलमानों ने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया, कांग्रेस चुनाव हार गए। मुसलमानों ने जनता पार्टी को वोट दिया, जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार आई। ये इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में कोई भी सरकार नहीं आ सकती। और अगर नहीं आ सकती तो 2014 में कैसे आई? ईवीएम में घोटाले के बगैर सरकार नहीं आ सकती, आ गई। साथियों, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। 2004, 2009 इन चुनावों में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। ये आरोप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में किया, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया 2013 को। और कांग्रेस को जब नोटिस इश्यू हुआ तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया, और इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया। और जब जवाब नहीं हुआ तो इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, ये बात अहम है कि ये बात जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने, क्योंकि ये केस लेकर जाने वाले जो लोग थे, उन्होंने प्लान बनाया कि अगर ये खतरनाक षड्यंत्र एक्सपोज हो गया तो सारे देश भर में बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए पैदा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने ये प्लान बनाया कि अडवाणी को कैसे रोका जाए, ईवीएम के विरोध में अभियान चलाने के लिए, रथ यात्रा निकालने के लिए कैसे रोका जाए। क्या अरुण कुमार जेटली अडवाणी को रोक लेगा? क्या सुषमा स्वराज रोक लेगी? तो कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि रोकना संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस के साथ गुप्त समझौता किया और कहा कि 2004 और 2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, ये जानकारी हमारे पास है, तो आपको दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं। इसलिए हम भी इनकार करना नहीं चाहते, हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता, मगर आप चुप रहो, बोलो मत। आरएसएस ने कहा ठीक है, हम चुप रहेंगे, मगर चुप रहने के बदले में हमें क्या मिलेगा? कि कहा कि हमने 2 बार घोटाला किया, आप 2014 में आप भी कर लो। केंद्र सरकार हमारी है, चुनाव का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश में जो जिलाधिकारी है वो हमारे कर्मचारी, हमारे अपॉइंटेड लोग हैं। इसलिए ये सारे लोग आपको मदद करेंगे। और मगर एक शर्त होगी, ईवीएम के विरोध में, ईवीएम के विरोध में बीजेपी के लोगों को कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा। आप भी ईवीएम का फायदा लो और ईवीएम से चुनाव लड़ो और जीतो। तो आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस को कहा, आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमको कई बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हो, ये बराबरी का सौदा नहीं। तो कांग्रेस ने कहा कि क्या आप भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं? तो आरएसएस के लोगों ने कहा, जब बराबरी का सौदा करना है तो 2 बार आपने किया तो 2 बार हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो 2 बार का सौदा हुआ। आप सोचते होंगे ठीक है, 2014 का मेश्राम जी आपके पास सबूत है, 2019 का चुनाव तो अभी आया नहीं, फिर आपके पास 2019 का सबूत कैसे है? लो सबूत देता हूं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मध्य ही उन्होंने ऐलान किया 2022 में सभी लोगों को घर दिया जाएगा। अरे तो सरकार 19 तक है, तो 22 में कैसे घर दोगे सभी को? इसका मतलब है नरेंद्र मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि सौदे के अनुसार तो 22 में भी हम ही प्रधानमंत्री लगेंगे। ये पहला सबूत। दूसरा सबूत, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस सदाशिवम ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन पर फैसला दिया, तो पैरा नंबर 29 में लिखा कि बगैर पेपर ट्रेल मशीन के चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। जस्टिस सदाशिवम ने अपने जजमेंट में लिखा पैरा नंबर 29 में। पैरा नंबर 30 में लिखा कि चूंकि अभी 3-4 महीने में 14 में चुनाव होना है, तो इतने कम समय में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई जा सकती, इसलिए चुनाव आयोग को रिलैक्सेशन दिया जाता है कि वो लोग अगर चुनाव बगैर पेपर ट्रेल के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ जगह लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है।
जितने जगह लगाना चाहे लगा सकते हैं, ये अधिकार उनको बहाल किया जा सकता है। ये रिटर्न जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये जजमेंट इस बात को सिद्ध करता है कि ईवीएम मशीन के विरोध में प्यारा नंबर 20 में फैसला दिया और प्यारा नंबर 30 में इलेक्शन कमीशन को रिलैक्सेशन दे दिया। आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगा सकते हो, और थोड़े लगाना चाहो थोड़े लगा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में प्यारा नंबर 30 में लिखा हुआ है। ये रिलैक्सेशन जिस जस्टिस ने दिया, वो जस्टिस जब सरकार कांग्रेस की गई, 14 में बीजेपी की बनी, बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद जब जस्टिस सदाशिवम रिटायर्ड हो गए, तो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने जस्टिस सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया। मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया, बख्शिश नरेंद्र मोदी ने दिया। मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया 2013 में, बख्शिश नरेंद्र मोदी ने 14 में दिया। क्या ये दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ईवीएम पर सौदा हुआ? ये दूसरा सबूत। तीसरा सबूत, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, ईवीएम के विरोध में मैंने 2.5 घंटा भाषण दिया सारे सबूतों के साथ। तो अहमदाबाद का एक रिटायर्ड हेडमास्टर अपने बेटे को मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था, मेलबोर्न की बात है। तो वहां कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो मुझे मिलने के लिए स्टेज पर आया और स्टेज पर आकर कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं अभी बातें मैंने आपकी सुनी, आपकी बात सही है। हेडमास्टर रिटायर्ड ने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा कि मास्टर जी, मैंने तो सबूत के साथ कहा कि इसमें घोटाला होता है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है? मैं कह रहा हूं वो सही है, वो तो मेरे पास सबूत है, मगर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं सबूत है सही है? कहा कि मेरे पास भी एक सबूत है। तो मैंने पूछा क्या सबूत है? कहा कि जिस स्कूल में मैं हेडमास्टर रिटायर्ड हुआ, उस स्कूल के बच्चों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने स्कूल में बोलने के लिए बुलाया, तो वहां आया और आने के बाद भाषण दिया। भाषण देने के बाद नरेंद्र मोदी ने बच्चों को पूछा, बच्चों आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछो। एक बच्चा खड़ा हो गया, उसने पूछा नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बने हैं, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कैसे बनूंगा बताइए। नरेंद्र मोदी ने बच्चे को जवाब दिया, 2024 तक मैं ही रहने वाला हूं, आगे के बारे में सोचो। ये बात उस हेडमास्टर ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में बताई। मैंने उसको कहा कि आप उस कार्यक्रम में उपस्थित थे? कहा रिटायर्ड हेडमास्टर होने की वजह से मुझे इनवाइट किया गया था, इसलिए मैं वहां हाजिर था। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैंने अपने कानों से ये जवाब सुना। तो मैं आप लोगों को ये 3 सबूत पेश कर रहा हूं। इन सबूत के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि 2019 के चुनाव के लिए भी सौदा हुआ है और देश में ऐसे माहौल पैदा किया जा रहा है कि उन लोगों को जिनको दिल्ली में दोबारा सरकार बनानी है, वो लोग इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए, बल्कि बगैर मुसलमानों के वोटों के ही हम दिल्ली में पहुंचेंगे। इस तरह का काम करने में लगे हुए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बगैर मुसलमानों के समर्थन से आज तक दिल्ली में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी, ना बन सकती है। हाँ, एक तरीके से बन सकती है, अगर ईवीएम में घोटाला करो तो बन सकती है। अभी गुजरात में भी बीजेपी ने 27 सीटों पर घोटाला किया। हमने इसका विश्लेषण किया तो हमारे पास इसका डाटा है। 27 सीटों पर घोटाला किया, जहां वो 100, 200, 300 वोटों से चुनाव जीते और वहां पर उन्होंने घोटाला करके ये चुनाव जीता। रिजल्ट लगने के पहले अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात चुनाव के विरोध में गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आपका केस अनुमान के आधार पर है। आप ऐसा करिए, रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट डाटा के साथ आइए। डाटा आ गया। डाटा आने के बाद कांग्रेस के जो वकील है अभिषेक मनु संघवी, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजल्ट आने के बाद आने के लिए कहा था, मगर अभी तक खबर नहीं आई कि वो गए, वो जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी डाटा अवेलेबल है, तो कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ेगा ईवीएम में घोटाला होता है, ये कहना पड़ेगा। तो जज पूछेगा, वकील साहब आप कांग्रेस पार्टी के हैं और जब पार्लियामेंट में ईवीएम मशीन लाने के बारे में 82 में बहस हो रही थी, तो आपने भी इसका समर्थन किया था पार्लियामेंट में, अभिषेक मनु संघवी ने, और आप अभी बोल रहे घोटाला होता है।
कांग्रेस ने ही इस मशीन को लाया, बीजेपी ने नहीं लाया। 82 में जब 80 के दशक में यूरोप ने ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगा दी, तो 82 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाने का फैसला किया। तो मेरे पास सारा डेट वाइज रिपोर्ट है, और ये सारा डेट वाइज रिपोर्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है लिखित रूप से, और मैंने किताब भी लिखी है सारा क्रोनोलॉजी का। अमेरिका सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है, ईवीएम मशीन नहीं है। जापान टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एडवांस है, वो ईवीएम मशीन नहीं है। किसी यूरोप में ईवीएम मशीन नहीं है। जर्मन वालों ने लगाने का सोचा था, जर्मन के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।